और जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के घमासान पर अपना फैसला सुनाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि आज 11 जुलाई 2022 को पूरे देश को बेसब्री से इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में इस समय जो घमासान चल रहा है, जो पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, उस पर क्या वर्डिक्ट आएगा। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर थी और जैसे ही आज सुनवाई शुरू हुई, उससे पहले ही जो उद्धव ठाकरे गुट के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं संजय राउत, उन्होंने उससे पहले बयान दिए कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे हक में ये फैसला सुनाएगा, इस तरह की बातें रखी गई। और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से रिप्रेजेंट जो जैसे कोर्ट में किया कपिल सिब्बल, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मंत्री रहे हैं और विपक्षी दलों में बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। आज जब उन्होंने कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो इस समय नए स्पीकर बने हैं, इस नवनिर्वाचित महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार, उसके जो न्यू इलेक्टेड स्पीकर हैं राहुल नावेरकर, क्योंकि अगर यहाँ पे आज कोर्ट कुछ फैसला नहीं सुनाती है तो क्योंकि वो स्पीकर हैं, उनके पास ये फैसला सुनाने का अधिकार रह जाएगा कि कल जब बारी आएगी किसी भी विधायक को अयोग्य करार देने की, जैसा कि शिवसेना में बहुत दिनों से इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं कि टोटल 56 विधायक चुन करके आए थे उस 288 विधानसभा वाले महाराष्ट्र में। और उसके बाद जैसे ही एमएलसी चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे के साथ लगभग 40 एमएलएज जो हैं उन्होंने बागी होते हुए उद्धव ठाकरे गुट से एकनाथ शिंदे का ग्रुप ज्वाइन किया। और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे का गुट हो या फिर एकनाथ शिंदे का गुट हो, दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वहां पर शुरू की। और 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ एकनाथ शिंदे के साथ लगभग 40 एमएलए जुड़े। और जो कोर्ट में लड़ाई चल रही है, अब एक लड़ाई तो जीत चुके हैं एकनाथ शिंदे, दूसरी जो लड़ाई चल रही है वो है तीर कमान के उस सिंबल की, उस शिवसेना की जिसे पार्टी की कमान संभालने की, जिसे शुरू किया था उद्धव ठाकरे के पिताजी स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने। और अब ये लड़ाई यहाँ पहुंची है जिस प्रकार की बातें मीडिया में भी हमें सामने देखने को मिल रही हैं कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं ये शिवसेना उनकी नहीं है। हालांकि शिवसेना को उनके पिताजी बाला साहेब ठाकरे ने बनाया, लेकिन हम उनके सच्चे सैनिक हैं। और कहीं ना कहीं ये उन्होंने साबित भी किया जब सरकार बनाई महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर। और जो आपने प्रश्न पूछा, मैं उस पर आता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जैसा कि हमारा दर्शक भी बेसब्री से सुनने को इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई चल रही थी उसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना उस समय मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि अभी जो स्पीकर हैं राहुल नावेरकर, वो जो है किसी भी विधायक को अयोग्य करार नहीं देंगे। इस फैसले पर जो है इसको एकनाथ शिंदे गुट की ज़्यादा बड़ी जीत माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने सेम चीज़ जो है वो उद्धव ठाकरे के गुट के लिए भी कही है कि उन पर भी जो है अभी कोई भी उनके विधायक को जो है अयोग्य करार नहीं देगा। हालांकि ये एकनाथ शिंदे के लिए ज़्यादा बड़ी अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि उनके साथ 2/3 से ज़्यादा बहुमत इस समय शिवसेना के एमएलएस की वो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत मुश्किल रहता है जब आप सत्ता से अपने ही सीनियर से लड़ते हुए जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के अंडर काम करते हुए आपने कब 2/3 बहुमत के एमएलएस को अपने साथ खींच करके लेना और इतने दिनों तक साथ में रखना। उसके बाद भी उनकी जो है महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, जैसे कि इस समय खबरें भी चल रही हैं कि महाराष्ट्र में अब आने वाले दिनों में कैबिनेट एक्सपेंशन भी होने वाला है। उस पर भी जो है 1-2 दिन में कुछ ना कुछ हमें शपथ समारोह देखने को मिल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को इसीलिए हो सकता है कि नहीं उसको एक तरफा किया क्योंकि अभी ऐसी खबरें चल रही हैं कि 1-2 दिन के अंदर वहां पर फर्स्ट फेज का पहले चरण का जो कैबिनेट एक्सपेंशन है वो वहां पर होने वाला है, जिसमें ऐसा सूत्रों के हवाले से सुनने को मिल रहा है कि 8 जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक और 5 के आसपास जो है शिंदे गुट के विधायक वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और कुछ दिनों में, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव एकदम सर पर है 18 तारीख को, और उसकी वोटिंग होने के बाद ऐसा हो सकता है कि दूसरे चरण के शपथ समारोह वहां पर किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सवाल बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्यों नहीं सुनाया, वो इसमें देरी क्यों कर रहे हैं। तो
हो सकता है कि वो राष्ट्रपति चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे हो, या फिर वो चाह रहे हो कि इस समय जो राजनीति महाराष्ट्र के अंदर इतनी तेज हो चुकी है उसमें कुछ आपसी सुलह से कुछ निर्णय निकल जाए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले लगभग 1 महीने से इस तरह के क्यास वहाँ पर चल रहे हैं। उसके बावजूद हमें कोई भी इसमें जो है सुलह होती नज़र नहीं आ रही है। उल्टा यहाँ पर जो है आपसी जो मतलब टकराव है वो ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जो सीएम रहे 288 विधानसभा वाली सीट में, अब जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उनके साथ मात्र 99 विधायक थे, जिसमें कांग्रेस के और एनसीपी और अन्य इंडिपेंडेंट कुछ एमएलए उनके साथ थे। लेकिन जब आज उन्होंने एक इमोशनल पत्र लिखते हुए जो धन्यवाद किया उन एमएलए का, 15 एमएलए का जो उनके साथ थे, तो कहीं ना कहीं अब ये देखने को मिल रहा है कि जब आपकी पार्टी के 56 एमएलए एक समय आपके साथ थे और आज आप मात्र 2.5 साल के अंदर, 2019 में सरकार बनी थी, आप सीएम बने थे, 2.5 साल के अंदर आप मात्र 15 एमएलए के साथ खड़े हैं और उनको भी आपको जो है, क्योंकि इस हार्ड टाइम में वो आपके साथ खड़े थे, उनको धन्यवाद करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आने वाले समय में जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी राजनीति, जो महाराष्ट्र में उनकी राजनीति का जो फ्यूचर देखा जा रहा था कि आने वाले समय में क्या देश की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें ये हिस्सा लेंगे, लेकिन इस समय जो एकनाथ शिंदे ने यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है, उससे कहीं ना कहीं जो ठेस है वो राजनीति पर पहुंची है उद्धव ठाकरे के, और यहां से उनके लिए संभल पाना काफी मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार से उनके बेटे भी है वो जाकर के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, आर्य फॉरेस्ट के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, इनके साथ अभी वो ज्यादा सत्ता पक्ष के लोग नहीं रह गए। इनके साथ बात की जाए अगर सांसदों की भी, तो ज्यादा सांसद इनके साथ नहीं है, 19 सांसद कुल थे, जिसमें से मात्र ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 7 सांसद ही जो है इनके साथ पहुंचे वहां पर बैठक में, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 10 जो है सांसद इनके साथ बैठक में पहुंचे। लेकिन फिर भी अगर 10 सांसद भी इनके साथ मीटिंग करने पहुंचे तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामी है उद्धव ठाकरे की, कि 19 सांसद आपके साथ थे और आज आप उसके 50% से भी नीचे रह चुके हैं। और कल भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि 19 में से 14 सांसद ऐसे हैं जो मांग कर सकते हैं स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कि उन्हें जो है अलग ग्रुप के रूप में मान्यता दी जाए। वो मतलब ना एक गुट के होकर के ना दूसरे गुट के साथ मिलकर के वो इंडिपेंडेंट तौर पर उनको देखा जाए। और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की इस समय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे इस समय बात चल रही है अयोग्य करार देने की विधायकों को, उसी तरह से ये सांसद जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजर आ रहे हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट प्ले करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं कि पूर्ण रूप से ना उद्धव ठाकरे के साथ शामिल और पूर्ण रूप से ना एकनाथ शिंदे के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सभी सांसद जो हैं, इन 14 सांसदों की मैं बात कर रहा हूं, ये एकनाथ शिंदे के संपर्क में, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे एक जमीन से निकलकर एक नेता उभर करके आए हैं, किसी समय एक ऑटो रिक्शा चलाते थे और आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। उनके साथ ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होंगे उनके साथ ये मेजॉरिटी जा सकती है, और जो तीर कमान का जो सिंबल है जिसको संभालने की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पास जा सकता है, और उद्धव ठाकरे को आने वाली पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। और इसकी नाकामी की जो कहानी है वो आज से शुरू नहीं हुई है, वो शुरू हुई आज से 2.5 साल पहले से, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन में इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद किस तरह से अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने ईगो के लिए उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को साइड पर करके एनसीपी और कांग्रेस को साथ में लेकर के मात्र 56 विधायक के साथ वहां पर, क्योंकि उनको सीएम पद चाहिए था, मुख्यमंत्री का वो उनको कुर्सी चाहिए थी अगले 5 साल के लिए। लेकिन उस समय भी जो है बीजेपी के द्वारा कहा गया था कि ये सरकार जो है 5 साल नहीं टिक पाएगी, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की पार्टीज है जिनके विचार, पहले से अगर बात की जाए जिन विचारों को लेकर के ये पार्टी आई है वो सभी के विचार आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। और जिसका उदाहरण अभी हमने देखा कि मात्र 2.5 साल में ये सरकार गिर गई। और हालांकि अभी भी एनसीपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो नई सरकार बनी है बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की, ये जो है ज्यादा देर 2.5 साल नहीं टिक पाएगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने आप को नीचे रखते हुए 106 विधायक होने के बाद भी एकनाथ शिंदे को ऑफर किया मुख्यमंत्री पद, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी इसको आने वाले आधे साल या 1 साल के लिए नहीं, इसको आने वाले 5 से 10 साल के लिए महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने यहां पर खेला है।
और खुद उन्होंने जो है खुद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद ना लेते हुए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चहेते थे इस समय और ऐसी खबरें भी चल रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसके बावजूद वो स्टेप डाउन हुए, उन्होंने एकनाथ शिंदे को ऊपर किया। तो कहीं ना कहीं ये फिर से भारतीय जनता पार्टी की उस लंबी पॉलिटिक्स की उस रणनीति को दर्शाता है, जिससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी उद्धव ठाकरे को, जिन्होंने अपने ही एमएलएस की बात नहीं सुनी पिछले 2.5 साल में, अपने ही उनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे उनको, उनसे वो कभी मिलते नहीं थे, उनको वो दरकिनार करके कांग्रेस और एनसीपी के पल्लू में जाकर के बैठे थे। इस तरह के आरोप जो है शिवसेना के जो अभी एकनाथ शिंदे गुट के जो लोग हैं वो लगाते हैं और उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है उद्धव ठाकरे को। तो आने वाले दिनों में अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि जो है एक नए गठन का, इसमें एक नई बेंच जो है इसमें उसको बिठाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसमें नए जस्टिस जो है उनको नियुक्त करना पड़ेगा। और कुछ जो है राजनीतिक जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनका भी ये कहना है कि कोर्ट में हो सकता है ये लड़ाई ना सुलझे और ये लड़ाई जाके फिर सॉल्व करवाई जा सकती है चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग के पास अगर ये लड़ाई जाती है तो चुनाव आयोग एक ही चीज मांगेगा और उसका नाम है बहुमत, और वो बहुमत इस समय पूरा देश जानता है एकनाथ शिंदे के साथ है। धन्यवाद।